प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड से काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जो पाठ है काले मेघा पानी दे, यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा हुआ है। हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, आप जानते हैं। उनमें से एक विधा आपके पास संस्मरण विधा भी होती है। आज आप उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्मरण विधा क्या होती है उसको समझ लीजिए। संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखा गया आलेख संस्मरण कहलाता है। अर्थात संस्मरण लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पे, अपनी यादों के आधार पे किसी विषय या किसी व्यक्ति पे जो लेख या आलेख प्रस्तुत करता है, वह संस्मरण कहलाता है। संस्मरण साहित्य की एक आकर्षक विधा होती है। संस्मरण लिखने वाला लेखक अपनी अनुभूतियों को बहुत ही रोचक ढंग से पाठकों के साथ साझा करता है और इस बात को आप इस पाठ में अनुभव करेंगे। एक बात और, संस्मरण सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। तो आप समझ गए संस्मरण विधा, जिस विधा में यह पाठ काले मेघा पानी दे लिखा गया है। अब सबसे पहले हम धर्मवीर भारती जी को जान लेते हैं, उनके साहित्यिक परिचय को जान लेते हैं। तत्पश्चात हम पाठ का अध्ययन करेंगे। भारती जी का जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीवी लाल वर्मा और माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। भारती जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा पास की। तत्पश्चात वहीं से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। 1960 में धर्मयुग पत्रिका के संपादक बने और मुंबई में रहने लगे। सन 1988 में धर्मयुग के संपादक पद से सेवानिवृत्त होकर फिर मुंबई में ही बस गए। सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। इसके बाद इनको व्यास सम्मान के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1997 में ये इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए, अर्थात पंचतत्व में विलीन हो गए। भारती जी का साहित्यिक अवदान। भारती जी ने हिंदी साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने काव्य संग्रह के अंतर्गत कनुप्रिया, सात गीतवर, सपना अभी भी, ठंडा लोहा उपन्यास में सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता लिखा। कहानी संग्रह है इनका बंद गली का आखिरी मकान और अंधा युग गीति नाट्य। निबंध संग्रह पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी इनके निबंध संग्रह हैं। भारती जी आधुनिक मानवीय संवेदना से ओतप्रोत साहित्यकार थे। भारती जी के लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के मध्य उनकी भिन्न भिन्न रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूलतः व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिक उठापटक एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनके साहित्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। मानवता उनके साहित्य का प्राण तत्व है। अंधा युग उनके गीति नाट्य में स्वतंत्रता के पश्चात नष्ट होते जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता और अमानवीयता का यथार्थ चित्रण हुआ है। भारती जी के साहित्य में आधुनिक युग की विसंगतियों, समस्याओं, मूल्यहीनता आदि का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। इनकी भाषा शैली बहुत ही सहज और सरल तथा आत्मीय है। मुख्यतः खड़ी बोली का इन्होंने सहज और स्वाभाविक प्रयोग अपने काव्य में किया है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के अतिरिक्त साधारण बोलचाल के शब्दों को भी इन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। व्यंग्यात्मक और संस्मरणात्मक शैलियों का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया है। इनकी शब्द रचना श्रेष्ठ और उत्तम।
प्रस्तुत संस्मरण की भाषा शैली सहज, सरल, स्वाभाविक एवं प्रसंगानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का सटीक प्रयोग हुआ है। मुहावरों के प्रयोग के साथ भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, संस्मरणात्मक शैलियों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। शब्द रचना अत्यंत श्रेष्ठ एवं उत्तम है। वस्तुतः धर्मवीर भारती आधुनिक युग के एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनका स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। अब देखिए पाठ का सारांश। काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। इनमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में लेखक के द्वारा यह प्रसंग रचा गया है। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना बनाई जाती है और फिर द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में इस कार्य को पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चारों ओर पानी की कमी होती है, सारी धरती में गर्मी से त्राहिमाम हो रहा होता है, सब पानी के लिए तरस रहे होते हैं, ये भगवान इंद्र के नाम पे बनी हुई इंद्र सेना गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरती है। और जयकारा क्या लगाती हैं? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह संवेद पुकार लगाते हुए ये गलियों में घूमती है। अभाव के बावजूद भी लोग अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे होते हैं। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाते हुए यहाँ वहाँ घूम रही होती है। अब कुछ लोग इसे इंद्रसेना कहते हैं, कुछ लोग इसे मेंढक मंडली कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, जो लोग अंधविश्वास से चिढ़ते हैं, जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, वे इसे भगवान इंद्र की सेना मानते हैं। और जो लोग इन बच्चों के कीचड़ कांधों से चिढ़ते हैं, जो इनके हुड़दंग से चिढ़ते हैं, ये कीचड़ पानी अपने ऊपर डलवा के फिर उसी कीचड़ में लथपथ होकर के पूरे गांव में घूमते फिरते हैं, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे बच्चों से चिढ़ते हैं, वे इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। तो आप समझ गए, मेंढक मंडली और इंद्रसेना दोनों। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता है, बादल कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर कर हार जाते हैं। तब यह इंद्रसेना या मेंढक मंडली निकलती है और आस्था के नाम पर लोगों से अपने ऊपर पानी डलवाती है। अब क्या होता है, लेखक मानता है कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। यह पानी पशुओं के काम आ सकता है, यह पानी खेतों के काम आ सकता है। ऐसे में क्यों फिजूल में इन इंद्रसेना या मेंढक मंडली के ऊपर यह पानी डाला जाए? लेखक का किशोर और तर्कशील मन इसके बारे में सोचने लगता है। कहता है, इस तरह के अंधविश्वासों से देश को बहुत क्षति होती है, जिसके कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए, उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो उन इंद्रसेना की उम्र के ही बच्चों के समान उम्र का था, लेकिन आर्य समाजी संस्कारों से युक्त तथा कुमार सभा का उपमंत्री था, अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता था। लेखक को जीजी उसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती थी। तीज, त्योहार, पूजा, अनुष्ठान जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, उनकी जीजी के कहने पर लेखक को सब कुछ करना पड़ता था। तो यहाँ पर बच्चों, जीजी अर्थात दीदी, लेखक की बड़ी बहन के समान, वह स्त्री जिसने लेखक को पाल पोस कर बड़ा किया था और माता पिता से अधिक प्रेम वह उसको करती थी, अपने बच्चों से अधिक प्रेम वह लेखक से करती थी। तो
लेखक को अपनी जीजी के कहने पे सब कुछ करना पड़ता था, जिन चीज़ों को वह अंधविश्वास मानता था। इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मेंढक मंडली पर पानी नहीं डाला, जिससे वे नाराज हो गईं। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उसने अनेक बातें कही और कहा कि पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं होता है भैया, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिससे खुश होकर इंद्र भगवान हमें पानी देते हैं। फिर जीजी ने कहा कि ऋषि मुनियों ने भी दान को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। जीजी ने लेखक को समझाया कि अगर हम त्याग नहीं करेंगे, अगर हम दान नहीं देंगे, तो फिर इसका फल हमें कैसे मिलेगा। दान वह होता है कि जिस चीज़ का अभाव आपके पास है, वह चीज़ आप किसी की भलाई के लिए, किसी के कल्याण के लिए दे दो, तो वह पुण्य होता है, वही त्याग और दान कहलाता है। जीजी के उत्तर में लेखक ने भी अनेकों तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया और अंत में लेखक को कहा कि देखो भैया, किसान पहले 5-6 सेर गेहूँ बीज के रूप में अपने खेत में बोता है, फिर उसके बाद वह 30-40 मन अनाज उगाता है। ठीक उसी तरह यदि हम भी बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे, तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे। इस प्रकार जीजी ने अपने भाई को अर्थात लेखक को समझा। फिर संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है और कहते हैं कि हम आज़ादी मिलने के बावजूद भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए हैं। हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए हैं और हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। हम भारतवासी मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं होती है। हर कोई भ्रष्टाचार की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कभी नहीं देखता है कि क्या हम उस भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं। देश की अरबों खरबों योजनाएं, हजारों अरबों खरबों की बड़ी बड़ी योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता है कब योजनाएं आई, कब योजनाएं चली गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लेखक कहता है कि काले मेघा खूब बरसते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, खाली रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, न जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति गहरा व्यंग्य व्यक्त किया है। तो बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि लेखक कह रहा है कि काली मेघा खूब बरसते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, अरबों खरबों की योजनाएं हमारे देश में लागू होती हैं, आती हैं, लेकिन गगरी खाली की खाली रह जाती है। अर्थात जिन लोगों के लिए वह योजनाएं आती हैं, जिनको उन योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए, वह उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। उनका फ़ायदा, उन योजनाओं का फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वह योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, अर्थात काले मेघा बरसे लेकिन बैलों ने पानी ही नहीं पिया, लोग लाभान्वित नहीं हुए, गरीब किसानों का कोई भला हुआ ही नहीं, तो बैल प्यासे के प्यासे रह गए। अर्थात जो लोग पात्र हैं, जिनके लिए वो योजनाएं हैं, जिनको उनका फ़ायदा मिलना चाहिए, वह उनके वही हाल हैं जो पहले थे। वे गरीब हैं, वे दुखी हैं, वे पीड़ित हैं, वो वैसे ही हैं। न जाने हमारे देश की यह स्थिति कब बदलेगी, कब ऐसा होगा कि योजनाएं जो बनाई जाएं वो सही ढंग से लागू हों, ऐसी स्थिति कब आएगी। लेखक ने इसके प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है और हम पाठकों के लिए यह सोचने के लिए हमारे लिए प्रश्न रखा है कि अब हम ही सोचें कि क्या हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, कैसे हम इन समस्याओं को रोक सकते हैं। तो बच्चों, आप भी इस बात पर अपने विचार अलग से एक आलेख के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि आखिर हमारे देश की यह स्थिति कैसे बदलेगी, कैसे काले मेघा बरसेंगे और उनके बरसने के बाद बैल प्यासे नहीं रहेंगे, गगरी खाली की खाली नहीं रहेगी, अर्थात भ्रष्टाचार से हमारा देश कैसे मुक्त होगा। इस विषय पर आप भी एक आलेख लिखने का प्रयास करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखेंगे।
अब बच्चों पाठ के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और पेंसिल से कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हुए उनके अर्थ सुन लीजिए। मंडली अर्थात समूह या टोली। गुड़धानी गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का आहार या लड्डू। छज्जा दीवार से बाहर निकली हुई छत। ठीक। दुमहले अर्थात 2 मंजिले। टेरते यानी कि बुलाते या आवाज़ लगाते। त्राहिमाम त्राहिमाम मुझे बचाओ। पखवाड़ा 15 दिन की अवधि। तमतमाई गुस्से में। ढकोसला दिखावा। मदरसा स्कूल। भूजा भुना हुआ। हरछठ जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाए जाने वाला पर्व हरछठ कहलाता है। समवेत अर्थात एक साथ, इकट्ठी, मिली जुली आवाज़। धकियाते धक्का मारते हुए। मेघा अर्थात बादल। दस्तपा 10 तपन अर्थात 10 दिन। क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। डंगर पशु। लतपथ सना हुआ। लतपथ हो रखा अर्थात सना हुआ। पस्त थका हुआ। दर्ज लिखी हुई। किलापस्त होना अर्थात हार जाना। ये यहाँ पर मुहावरा भी है। किलापस्त होना अर्थात हार जाना। अर्घ्य जल चढ़ाना। प्रतिमा मूर्ति। इस प्रकार ये कुछ कठिन शब्द हैं जो पाठ में आए हुए हैं। आशा है आपने इन्हें नोट कर लिया होगा बच्चों। अब पाठ का सारांश पढ़ लेने के बाद हम इस पाठ पर परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पढ़ लेते हैं। प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, उत्तर नहीं। इन प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक खोल करके वहाँ से ढूंढ करके, जैसे गद्यांश आपके पास परीक्षा में आता है, ठीक उसी तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक में से उसको पाठ को पढ़ करके ढूंढने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है लेखक तथा पाठ का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न इंद्र सेना क्या थी, यह क्या करती थी। तीसरा प्रश्न इंद्र सेना की टोली किससे और किस लिए पानी मांग रही थी। इंद्र सेना की टोली लोगों से पानी मांगती थी और किस लिए मांगती थी, ये आप लिखेंगे। मैंने समझाया है संस्मरण में। लेखक की समझ में क्या बात नहीं आती। हम भारतवासी अंग्रेजों से क्यों पिछड़ गए। प्रश्न 6 ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया है। किसको दिया है, आप जानते हैं, दान और पुण्य को। दान के लिए किस भावना का होना आवश्यक है। किस भावना का, त्याग की भावना का। प्रश्न नंबर 8 है हम आज भी सच्चे अर्थों में आज़ाद क्यों नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए बच्चों, क्योंकि आज भी हम क्या हैं, भ्रष्टाचार के शिकार हैं, अंधविश्वास के शिकार हैं, इसलिए। प्रश्न नंबर 9 काले मेघा पानी दे पाठ में गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी हुई वेदना को स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले स्पष्ट किया था कि गगरी फूटी बैल प्यासा, बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, गगरी खाली की खाली रहती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात योजनाएं भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। जिन लोगों को लाभान्वित होना चाहिए वो वैसे ही रह जाते हैं और कोई और उनका लाभ ले लेता है। प्रश्न नंबर 10 है देश की करोड़ों अरबों की राशि तथा योजनाएं कहाँ गुम हो जाती हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ को पढ़ करके गद्यांशों के अंदर से ढूंढ करके लिखने हैं और ये आपकी परीक्षा में आने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा आप अपनी समझ पर आधारित कुछ विचारात्मक प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसमें पहला ये आपके लिए गृह कार्य है बच्चों। इसमें पहला प्रश्न है पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण प्राकृतिक चक्र में बदलाव आया है। सभी जानते हैं कि मनुष्य पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहा है जिसके कारण प्रकृति के चक्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसका परिणाम हुआ है मौसम का असंतुलन। इस प्रकार की घटनाओं से जुड़ी हुई सूचनाओं और चित्रों का संकलन आपको करना है। तो ये कार्य आपके लिए बहुत अधिक कठिन नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, पुराने पेपर्स होंगे आपके घर में, पत्र पत्रिकाएं होंगी, पुस्तकें होंगी, उनमें से आपको कुछ ऐसी घटनाओं को ढूंढना है जो
प्राकृतिक आपदा के रूप में जो समाचार हैं, जो घटनाएं हैं, उनके चित्र और उनकी सूचनाएं आपको इकट्ठी करनी है और संकलित करनी है। अपनी उत्तर पुस्तिका में एक तरफ चित्र लगाए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित सूचनाएं आपको वहाँ चिपकानी है और उन पर लिखना है। दूसरा प्रश्न, दूसरा कार्य आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य, पानी बचाओ से जुड़े विज्ञापनों को एकत्र कीजिए। आपने आज तक पानी बचाओ से संबंधित जितने भी विज्ञापन देखे हैं, सुने हैं, टीवी में, पत्र पत्रिकाओं में या अखबारों में, पुस्तकों में, इस प्रकार के विज्ञापनों को आपने एकत्र करना है अपने पास और इस संकट के प्रति, पानी की जो कमी है वर्तमान समय में, उस संकट के प्रति चेतावनी बरतने के लिए आप भी एक विज्ञापन अपनी तरफ से बनाएंगे। अपने मन से एक विज्ञापन आप बनाएंगे रचनात्मकता के साथ। बच्चों, अब यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा।